हेलो एवरीवन। आज की हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि फ़िलॉसफ़ी क्या है और कैसे फ़िलॉसफ़ी ने दुनिया को आकार दिया या शेप किया। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक इंसान किसी न किसी फ़िलॉसफ़ी का गुलाम होता है। तो इससे पहले कि हम इन सारे सवालों के जवाब एक्सप्लोर करें, हमें समझना होगा कि फ़िलॉसफ़ी हम पढ़े क्यों। तो उसके लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं। समझ लो हम इस स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और एक दिन हमारे एस्ट्रोनॉट किसी एक प्लेनेट पर पहुंचते हैं जहां एलियंस हैं। वो बिल्कुल हमारी तरह सिमिलर दिखते हैं, पूरा शरीर हमारी तरह है, हाथ पैर सब कुछ एक जगह, बस उनके अंदर एक चीज़ डिफरेंट है कि वो अपने पैरों की जगह अपने हाथों पर चलते हैं। तो तुम डेफिनेटली समझना चाहोगे कि वहाँ क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। तुम जानना चाहोगे कि उनके क्या आइडियाज़ हैं, क्या बिलीव्स हैं, क्या व्यू ऑफ रियलिटी है, या इन सिंपल टर्म्स उनकी फ़िलॉसफ़ी क्या है। एलियंस के पास क्या जाना, धरती पर वापस आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मन में एक सिनेरियो इमेजिन करो। एक आशिक है जो कि ब्रेकअप के बाद दारू पिए जा रहा है और अपनी हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों बर्बाद कर रहा है। एक और आशिक है जो अपनी प्रेमिका के लिए खून से लेटर लिख रहा है। एक आशिक है जो कि अपना हाथ काट रहा है। इन एक्ट्स के थ्रू वो दिखाना चाहते हैं कि वो लड़की से वो कितना प्यार करते हैं। एक रिलीजियस आदमी है जो खाना पीना छोड़ चुका है और अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस कर रहा है। एक रिलीजियस आदमी है जो अपने आप को मार रहा है कोड़ों से, खुद को टॉर्चर कर रहा है। इसके थ्रू वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो ऊपर वाले से कितना प्यार करता है या गॉड से कितना प्यार करता है। एक सोल्जर है जो कि बॉर्डर पर जाके खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने देश को कितना प्यार कर रहा है। एक स्टूडेंट है जो अपनी हेल्थ सेक्रीफाइस कर रहा है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो फ्यूचर के लिए कितना सीरियस है, वो सक्सेसफुल होने के लिए कितना सीरियस है। पेरेंट्स का अपने बच्चों से बार बार ये बोलना कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, ये दिखाने के लिए कि वो अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं। और जो लोग खुद को सेक्रीफाइस कर सकते हैं वो दूसरों को सेक्रीफाइस कर भी देते हैं। एक आशिक है जो अपनी प्रेमिका की गर्दन काट देता है, या एक रिलीजियस आदमी है जो जानवरों की गर्दन काट रहा है। लोगों के अनुसार अच्छा बिजनेसमैन कौन है? जो अपनी सारी वेल्थ गरीबों में सेक्रीफाइस कर दे। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में एक चीज़ कॉमन है, एक धागा है जो इन सारे एग्जाम्पल्स को जोड़ता है, वो है गलत फ़िलॉसफ़ी। फ़िलॉसफ़ी इतनी पावरफुल होती है कि मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि दुनिया की हर प्रॉब्लम फ़िलॉसफ़िकल प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर ग्लोबल वार्मिंग तक सब कुछ एक फ़िलॉसफ़िकल प्रॉब्लम है। एक गलत फ़िलॉसफ़ी और दुनिया ख़त्म। तो इसलिए फ़िलॉसफ़ी को सीरियसली लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलो अब चलते हैं फ़िलॉसफ़ी की डेफिनेशन पर। तो फ़िलॉसफ़ी दो शब्दों से मिलकर बना है। द फर्स्ट वन इज़ फिलैन विच इज़ टू लव, एंड सोफिया विच इज़ विजडम, यानी ओवरऑल द लव ऑफ विजडम। तो पहले कोई भी कुछ भी पढ़ रहा हो वो फ़िलॉसफ़र था। पहले कोई भी कुछ भी जानने की कोशिश कर रहा हो वो फ़िलॉसफ़र था। अगर तुम मैथमेटिक्स कर रहे हो तो भी तुम फ़िलॉसफ़र हो, अगर तुम फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो भी तुम फ़िलॉसफ़र हो। पर धीरे धीरे करके ये सारे सब्जेक्ट्स अपने आप में एक अलग फील्ड्स बन गए। तो आज के समय में फ़िलॉसफ़ी की डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट हो चुकी है, बिकॉज हम उसे डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा फ़िलॉसफ़ी के डिफरेंट ब्रांचेस को, विच इज़ मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड एस्थेटिक्स। इनमें से दो ब्रांचेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, विच इज़ मेटाफिज़िक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी। तो सबसे पहले समझते हैं मेटाफिज़िक्स को। तो मेटाफिज़िक्स का सिंपल मतलब होता है मेटा विच इज़ बियॉन्ड, एंड फिजिकता विच इज़ फिजिकल। यानी मेटाफिज़िक्स उन क्वेश्चन से डील करता है जो फिज़िक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे अगर तुम पूछो कि लैपटॉप किस चीज़ का बना हुआ है तो वो फिज़िक्स बता देगी, पर अगर तुम ये पूछो कि लैपटॉप एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो फिज़िक्स नहीं बता पाएगी। ऐसे सवाल मेटाफिज़िक्स के अंदर आ जाते हैं। तो मेटाफिज़िक्स मोस्टली डील करता है नेचर ऑफ रियलिटी वाले सवालों से, कि रियलिटी का नेचर क्या है,
या फिर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती, या माया है। नाउ जो सेकंड ब्रांच है फिलॉसफी की वो है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। द फर्स्ट वन इज एपिस्टेमीन विच इज़ नॉलेज, एंड सेकेंड वन इज लोगोस विच इज़ टू स्टडी, यानी स्टडी ऑफ नॉलेज। या सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो भी तुम जानते हो, कैसे जानते हो, क्या यूज़ किया तुमने जानने के लिए। क्या तुमने रीज़न और लॉजिक का यूज़ किया या फिर फीलिंग्स का, कि अरे मुझे फीलिंग्स आ रही हैं कि वो अच्छा आदमी है। कैसे पता कि वो अच्छा है बुरा आदमी है? क्योंकि मेरे अंदर फीलिंग्स उठ रही हैं। या फिर मुझे इंट्यूशन हो रही है कि अरे बारिश होने वाली है। या फिर तुमने कोकेन ले लिया जिसकी वजह से तुम्हें पता लग गया, ओ माई गॉड दिस रियलिटी इज़ माया, वट एवर इट इज़। या फिर तुमने साइकेडेलिक्स, जो आज के टाइम में बहुत पॉपुलर चल रहा है, कि अचानक से लोगों ने साइकेडेलिक्स ले लिया, मिस्टिकल एक्सपीरियंस हो गया, सबको पता नहीं कुछ पता लग गया। या फिर दादी माँ के नुस्खे, तुम्हें अचानक से ही तुमने कोकेन लिया और तुम्हें लगा, ओ माय गॉड धरती फ्लैट है, धरती कर्व है, कुछ भी। सो इन सिंपल टर्म्स एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है, एपिस्टेमोलॉजी कह लो इस सवाल से डील करता है, हाउ डू यू नो, कि तुम्हें कैसे पता, what is the means by which you know the things that you know, that's it। और जो तीसरा एलिमेंट होता है फिलॉसफी का वो है एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। एथिक्स डील करता है कि सही और गलत क्या होता है, पॉलिटिक्स डील करता है क्वेश्चंस लाइक जस्टिस क्या होता है, स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट को कैसे चलना चाहिए, गवर्नमेंट के रोल क्या होने चाहिए। और जो चौथा और लास्ट एलिमेंट होता है फिलॉसफी का होता है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स डील करता है कि भाई खूबसूरती क्या है, खूबसूरत क्या है, आर्ट क्या होती है। और ये जो चारों पांचों एलिमेंट हैं फिलॉसफी के, ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो इस बात को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो समझ लो एक रिलीजियस आदमी है, तो एक रिलीजियस आदमी के अनुसार रियलिटी का नेचर क्या होगा। तो इन सिंपल टर्म्स एक रिलीजियस आदमी इस दुनिया को एज अ टेस्टिंग ग्राउंड देखता है या माया की तरह देखता है। उसके लिए असली दुनिया हेवन और हेल है। रिलीजियस आदमी की जो मेटाफिजिक्स, जिस मेटाफिजिकल व्यू पे वो बिलीव करता है, वो है कि दुनिया माया है या फिर टेस्टिंग ग्राउंड है। अगर तुम एक रिलीजियस आदमी से पूछो कि उसे ये नॉलेज कैसे पता चली कि दुनिया टेस्टिंग ग्राउंड है, माया है, और या फिर जो असली दुनिया है वो हेवन और हेल है, तो उसका जवाब होगा कि एक जना पहाड़ पर बैठा हुआ था, उसे अचानक से कुछ हुआ, कुछ मिथिकल इंसाइट हुई, अचानक से आंसू आंसू बहने लगे और उसे ये बात पता लग गई। और फिर उसने आके बता दिया इस दुनिया को कि भाई ये दुनिया माया है, असली जो दुनिया है वो हेवन और हेल है। तो रिलीजियस आदमी के अनुसार रियलिटी का नेचर क्या है, माया। हाउ डू यू नो, एपिस्टेमोलॉजी। तो उसका जवाब देगा जादू, या डेफिनेटली नॉट बाय रीजन और लॉजिक, तो एक रिलीजियस आदमी की मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी ये है, तो उसकी सही और गलत यानी एथिक्स की समझ कैसी होगी। तो उसके अनुसार जो भी काम हेवन में लेके जाए वो सही, और वो काम सारे गलत जो हेल में लेके जाए। तो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, यानी पॉलिटिक्स। तो गवर्नमेंट वो होनी चाहिए जो वो रूल्स बनाए उसे इन्फोर्स कर सके, यानी हेवन्स में जो रूल लेके जाए उसे गवर्नमेंट इम्पोज करे, जो हेल में लेके जाए उसे पनिश कर सके। तो इस तरीके से ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपस में जुड़े रहते हैं फिलॉसफी के। तो यहाँ से अगर हम फिलॉसफी की डेफिनेशन देना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से होगी। फिलॉसफी इज़ अ सब्जेक्ट which studies the nature of the universe and the man's means of knowing the nature, and on the basis of this provide a code of value to guide human action and institutions। तो अभी तक हमें दो बातें पता लगी हैं कि फिलॉसफी क्या है और कैसे वो एक इंडिविजुअल को और उसके एक्शन को इम्पैक्ट करती है और शेप करती है। तो अब हम समझेंगे कि फिलॉसफी ने दुनिया पे कैसे इम्पैक्ट डाला, कैसे जो ईस्टर्न नेशंस थे वो बर्बाद हुए और वेस्टर्न नेशंस आगे गए, कैसे ईस्ट में अंधविश्वास और रिलीजन का जन्म हुआ और वेस्ट में टेक्नोलॉजी और फ्रीडम का। तो दुनिया भर में कई सारी फिलॉसफीज़ ने जन्म लिया, पर वो सारी फिलॉसफीज़ इन दो फिलॉसफर्स की फ़िलॉसफी के आसपास ही भटकती हैं, और ये दो फिलॉसफर्स हैं एरिस्टोटल एंड प्लेटो। प्लेटो और एरिस्टोटल ने दो डिफरेंट दुनियाओं को जन्म दिया। एक साइड प्लेटो ने जन्म दिया रिलीजन और उसके डॉगमास को,
तो दूसरी साइड एरिस्टोटल की फ़िलॉसफी ने जन्म दिया साइंस, टेक्नोलॉजी, रीज़न और लॉजिक को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो उसके लिए समझना होगा प्लेटो और एरिस्टोटल की मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी को। तो सबसे पहले चलते हैं प्लेटो के पास। तो प्लेटो बिलीव करते थे कि ये दुनिया इम्परफेक्ट है और इस दुनिया में जो भी चीज़ है इसका परफेक्ट फॉर्म किसी और दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और इसी थ्योरी को जो प्लेटो ने दी इसे कहते हैं प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। और प्लेटो बिलीव करते थे कि जो ट्रू नॉलेज है कोट अंडर कोट्स उसे जाना जा सकता है केवल इन परफेक्ट फॉर्म्स को जानकर, और ये थी प्लेटो की मेटाफिजिक्स। तो प्लेटो से पूछा गया कि इन फॉर्म्स को कैसे जाना जा सकता है, तो उनका जवाब था कि हर बच्चा जो पैदा होता है उन्हें इन फॉर्म्स के बारे में पूरी जानकारी होती है और वो ज़िंदगी लगाता है केवल इन फॉर्म्स को याद करने में। वो फैक्ट्स कलेक्ट करता है, इन फॉर्म्स को देखता है, जिसकी वजह से उसकी मेमोरीज रिफ़्रेश होती हैं और उन्हें याद करता चला जाता है वो फॉर्म्स को। पर पूरी तरीके से इन फॉर्म्स को कभी नहीं जाना जा सकता है। रीज़न और लॉजिक का यूज़ करके थोड़ा बहुत जाना जा सकता है पर पूरी तरीके से कभी नहीं। तो इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है, वो है प्लेटोज एलिगोरी ऑफ द केव, जहाँ पे कुछ लोग होते हैं, कुछ आदि मानव, वो पूरी तरीके से केव के अंदर कैद होते हैं। उसके अंदर एक छोटा सा लाइट सोर्स होता है जहाँ से लाइट आ रही होती है। वो लाइट जब दीवार पे गिर रही होती है तो जो भी बाहर उस केव के जानवर या फिर कोई भी बीइंग जब वहाँ से निकल रहा होता है तो उस दीवार पे उसकी शैडोज़ बन रही होती हैं। और वो जो आदमी होते हैं जो केव के अंदर बंद होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि शैडोज़ को देख के कि वही परफेक्ट फॉर्म्स हैं, पर जो परफेक्ट फॉर्म्स हैं वो कहीं और केव के बाहर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। नाउ दैट इज़ द प्लेटो एलिगोरी ऑफ द केव। तो प्लेटो के अनुसार ये दुनिया शैडो थी और परफेक्ट फॉर्म्स किसी और दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और जब प्लेटो से पूछा गया कि कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं इन ट्रू फॉर्म्स की नॉलेज, तो प्लेटो का जवाब था कि हम इन्हें एक्वायर नहीं कर सकते पूरी तरीके से कभी भी बाय यूजिंग रीज़न एंड लॉजिक। तो मोटे मोटे रूप से यही थी प्लेटो की मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी। और प्लेटो के आइडियाज़ जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाई। ईस्टर्न नेशन, रिलीजन सब प्लेटो की मेटाफिजिक्स की देन है, क्योंकि लगभग हर रिलीजन इस दुनिया को माया समझता है, टेस्टिंग ग्राउंड समझता है, पर रियल नहीं समझता। ये दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही इसके बारे में जाना जा सकता है। रियल असली दुनिया कहीं और है, वो हेवन है, वो हेल है, या फिर थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है। और प्लेटो की यही मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी थी जिसने दुनिया को बर्बाद किया, दुनिया को तहस नहस किया। तो दूसरी साइड थे एरिस्टोटल, जिन्होंने एक कम्प्लीटली डिफरेंट फिलॉसफी को जन्म दिया। एक साइड जहाँ प्लेटो ने बोला कि ये दुनिया शैडो है और असली दुनिया कहीं और है, तो एरिस्टोटल ने बोला कि दुनिया शैडो वैडो कुछ नहीं है, जो भी है। ए इज़ ए एंड दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉजिक बाय द वे, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये दुनिया एग्जिस्ट करती है भले ही कोई ऑब्जर्वर हो या ना हो। और ये थी एरिस्टोटल के अनुसार नेचर ऑफ रियलिटी, कि रियलिटी एग्जिस्ट करती है, दैट्स इट। और कैसे जाना जा सकता है उसका सिंपल जवाब था एरिस्टोटल का, बाय यूजिंग रीज़न एंड लॉजिक। हम दुनिया को सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं और बाय यूजिंग रीज़न एंड लॉजिक हम उसे कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं। जबकि दूसरी साइड एक और फिलोसोफर्स थे, इमैनुअल कांट, उन्होंने बोला कि हम दुनिया को कभी नहीं जान सकते, कि दुनिया हकीकत में क्या है हम उसे कभी जान ही नहीं सकते। पर एरिस्टोटल ने ऐसा नहीं बोला। एरिस्टोटल ने बोला कि हम दुनिया को जान सकते हैं, समझ सकते हैं बाय यूजिंग रीज़न एंड लॉजिक। एरिस्टोटल ने लॉज ऑफ लॉजिक दिए कि हम सब लॉजिकली सोच पाएँ, ये एरिस्टोटल ने बताया। हम इंसान जो कि इस दुनिया की सबसे वीकेस्ट स्पीसीज़ हैं, सबसे कमज़ोर स्पीसीज़ हैं, जिसके पास कोई भी सर्वाइवल का टूल नहीं है इस दुनिया में जीने के लिए, सिवाय उसके दिमाग के, सिवाय उसकी एबिलिटी रीज़न और लॉजिक की। बस हम एक ही टूल पे रिलाई कर सकते हैं, वो है रीज़न और लॉजिक, इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। नाउ हम इस दुनिया में फिज़िकली वीकेस्ट स्पीसीज़ कैसे हैं? समझ लो कोई कुत्ता है, बिल्ली है, अगर वो गंदा पानी पी लेता है तो वो मरता नहीं है, बट वी एज ए ह्यूमन बींग्स, हमें कोई बीमारी लग जाती है एंड वी विल डाई। कोई गाय है, भैंस है, उसे पहले से ही पता होता है कौन सा पौधा खाना है, कोई जहरीला पौधा नहीं खा लेती गाय भैंस। या फिर कोई जानवर भी, शेर को पता है कि उसे क्या खाना है,
शेर के पास पंजे होते हैं, नोकीले दांत होते हैं कि वो शिकार कर पाए, बट वी एज ए ह्यूमन बींग्स वी पोजेस नथिंग लाइक दैट। तो हमारे पास बस एक ही सर्वाइवल का टूल था जिसका हमने इस्तेमाल किया, वो था हमारा दिमाग। हमने टूल्स बनाए जिसकी वजह से हम शिकार कर पाएँ। हमने एग्रीकल्चर डेवलप किया, हमने वैक्सीन्स डेवलप करी, हमने साइंस, टेक्नोलॉजी, लाइट, मोबाइल फ़ोन्स जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमने कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब लॉजिक और रीज़न की देन है। टेक्नोलॉजी उठा लो, सब कुछ लॉजिक और रीज़न की देन है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग से ले कर के इंसान जो कि जंगलों से बाहर आया, वो किसकी वजह से आया? लॉजिक एंड रीज़न। और इसकी कोई भी दूसरी वजह नहीं थी। ना ही ये लाइट इसलिए नहीं बन पाई किसी को फीलिंग्स उठ रही थी, या फिर किसी ने कोकेन सूंघ लिया था, या फिर किसी ने साइकेडेलिक्स ले दिया था जिसकी वजह से अचानक से उसके अंदर आ गया कि अरे ऐसे लाइट बनती हैं, या फिर कोई पहाड़ों पे जाके बैठ गया था। इट इज़ द यूज़ ऑफ लॉजिक एंड रीज़न विच हैड मेड ह्यूमन बीइंग एबल टू प्रोड्यूस दीज थिंग्स। ये सारी चीज़ें किसी रिलीजन ने नहीं दी हैं। तो हमने जो भी बनाया है वो हमने रियलिटी को लॉजिकल तरीके से समझते हुए बनाया है। कॉपी, पेन, साबुन, घर, मोबाइल, लाइट, ये सब किसी रिलीजन की देन नहीं है। ये ऐसे लोगों की देन है, या फिर ये ऐसे लोगों की देन नहीं है जिन्होंने इस दुनिया को शैडो या माया समझा। रिलीजन और रिलीजियस मैन ने एक काम बहुत अच्छे से करा। भले ही उन लोगों ने लाइट डेवलप नहीं करी, बिल्डिंग्स डेवलप नहीं करी, कुछ भी, ना ही साइंस ना ही टेक्नोलॉजी, कुछ डेवलप नहीं किया, पर एक चीज़ ज़रूर डेवलप करी, वो थी खून खराबा और डार्क एजेस, जहाँ पे औरतों को जिंदा जला दिया जाता था। ये थी रिलीजन और रिलीजियस मैन की देन। तो तुम समझ सकते हो कि प्लेटो ने और एरिस्टोटल ने कैसे दो डिफरेंट दुनियाओं को जन्म दे दिया। तो तुम समझ सकते हो कि कैसे प्लेटो और एरिस्टोटल की फ़िलॉसफीज़ ने दो डिफरेंट दुनियाओं को जन्म दिया। अगर हम अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ कर देखें तो जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमने गलत कुछ किया है, जहाँ जहाँ हम चाहेंगे कि हम सुधार सकें, तो अगर हम पीछे मुड़ के भी देखें अपनी ज़िंदगी में, है ना, उन पार्ट्स को देखें जहाँ पे हमें लगता है कि हमने कुछ गलत किया या फिर गलती करी, या फिर ऐसे पार्ट्स जहाँ पे हम रिग्रेट करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वहाँ पे हम खुद से क्या बोलते हैं कि मैं समझदार नहीं था उस टाइम पे। और एग्जैक्टली समझदार होने का क्या मतलब हुआ? समझदार होने का मतलब हुआ कि मैं उस टाइम पे लॉजिकल नहीं था उतना जितना मैं आज हूँ। या तुम समझो किसी कंपनी में काम करते हो, वहाँ तुम देखते हो कि जो आदमी अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसे प्रमोशन मिल ही नहीं रहा, है ना, और जो आदमी बिल्कुल काम नहीं कर रहा उसे प्रमोशन मिल जा रहा है। तो तुम कहोगे कि यार ये मैनेजर बायस्ड है या फिर मैनेजर बेवकूफ़ है, पर एग्जैक्टली तुम वहाँ पे क्या कहना चाह रहे हो? इट इज़ अ इलॉजिकल डिसीजन टू टेक, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ लॉजिक। तुम्हारी ज़िंदगी भी प्रॉब्लम थी लॉजिक की, कंपनीज़ के अंदर भी प्रॉब्लम होती है लॉजिक की। तो दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो वो हमेशा प्रॉब्लम होगी लॉजिक की, भले ही वो तुम्हारा परिवार हो, तुम खुद, या समाज, या फिर देश। एक शाहरुख खान की फेमस वीडियो है जहां वो कहते हैं कि बिकम रिच फर्स्ट देन बिकम अ फिलोसोफर। And do well in your life. When you've achieved every material gain that you want, which you should, please don't give up on that. Don't become a philosopher before you become rich. Make sure. Honest truth. पर यह बात पूरी तरीके से गलत है। तुम गरीब हो क्योंकि तुम्हारी फिलॉसफी गलत है। तो एक समाज, देश या आदमी गरीब इस वजह से होता है कि उसकी फ़िलॉसफी गलत है। अगर हम अब मेरे पुराने एग्जाम्पल पर वापस जाएं, जहाँ पे एक आशिक है जो अपना हाथ काट रहा है अपनी प्रेमिका को दिखाने के लिए कि वो उससे कितना प्यार करता है, तो ज़रा सोचो कि उस आशिक की फ़िलॉसफी क्या होगी। इसका मतलब उसके अनुसार नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, उसे पता कैसे है कि उसे प्यार हुआ, एंड कि वो कंक्लूजन पे पहुंचा कि उसे हाथ काट लेना चाहिए। सो हम गैस करने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली हम इतना कह सकते हैं कि उसके अनुसार नेचर ऑफ रियलिटी जो है वो रिलीजियस ही होगी, क्योंकि रिलीजन ही सेल्फ सेक्रीफाइस के आइडिया को ज़्यादा प्रोपगेट करता है। उसके अनुसार डेफिनेटली ये दुनिया माया होगी या फिर टेस्टिंग ग्राउंड होगी। और उसे कैसे पता कि उसे प्यार हुआ है? बाय फीलिंग्स। तो वो रीज़न और लॉजिक से ज़्यादा अपनी फीलिंग्स पे चलने वाला बंदा होगा। तो उसके अनुसार जो नेचर ऑफ रियलिटी है वो मोस्टली रिलीजियस व्यू है, और जो उसका वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है वो है फीलिंग्स का, जिसकी वजह से उसकी एथिक्स हाथ काटने तक पहुंची। तो
हम इससे इतना तो कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि हर इंसान की प्रॉब्लम फ़िलॉसफिकल है। हर इंसान की प्रॉब्लम गलत फ़िलॉसफी से शुरू होती है और सही फ़िलॉसफी ही उसका जवाब होता है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम डिफरेंट फ़िलॉसफर्स की फ़िलॉसफी डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और ये बात करेंगे कि कैसे उन फ़िलॉसफर्स और उनकी फ़िलॉसफी ने इस दुनिया को इन्फ्लुएंस किया। थैंक यू।